नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेल्स विद सुधा में। लेखिका पवित्रा अग्रवाल की एक और कहानी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। कहानी का शीर्षक है शुभ चिंतक। परंतु कहानी शुरू करने से पहले आपको याद दिला दूँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए सुनते हैं कहानी शुभ चिंतक। ऑफिस से लौटकर पूरे घर में चक्कर लगा आई, किंतु रीना टीना कहीं नज़र नहीं आई। तो मम्मी जी से पूछा, मम्मी जी रीना टीना कहाँ हैं? अपने ताऊ जी के साथ बाजार गई हैं। घर में दोनों गुमसुम सी बैठी थीं। थोड़ा घूम फिर आएंगी तो मन बहल जाएगा, मम्मी जी ने कहा। राकेश भाई साहब आए हैं? कब आए? दोपहर को आया था। कुछ काम था क्या? मैंने पूछा। काम तो कुछ नहीं है, कह रहा था रवि के न रहने से यहाँ की चिंता लगी रहती है। तभी जेठ जी के साथ रीना टीना ने खिलखिलाते हुए घर में प्रवेश किया। बहुत दिनों बाद उन्हें इतना खुश देखा था। रवि के जाने के बाद शायद पहली बार वह खुलकर हंस रही थी। मन को कुछ अच्छा भी लगा। मम्मी आज तो बहुत मज़ा आया। ताऊ जी ने खूब घुमाया, मेरी पसंद की बटर स्कॉच आइसक्रीम भी खिलाई, रीना ने चहकते हुए कहा। मम्मी मैंने कोल्ड कॉफ़ी पी और रवा डोसा भी खाया, टीना ने गले में बाँह डालते हुए कहा। ठीक है, अब जाकर अपना होमवर्क पूरा करो, वरना कल क्लास में सज़ा मिलेगी, मैंने कहा। भाई साहब आप अचानक कैसे आ गए? सोनू मोनू कैसे हैं? ठीक है, बस माँ की कमी तो मैं पूरी नहीं कर सकता। रवि के जाने के बाद से अब यहाँ की चिंता भी लगी रहती है। समय बड़ा ख़राब है। घर में दो बड़ी होती लड़कियाँ हैं, बूढ़ी माँ है, तुम हो पर मेल मेंबर कोई नहीं है। बड़ा संभल कर रहने की ज़रूरत है। तुम कहो तो मैं अपना ट्रांसफ़र कराकर सोनू मोनू के साथ इस शहर में आ जाऊँ, भाई साहब ने कहा। अरे नहीं भाई साहब, आप हमारे लिए परेशान ना हों। एक जगह से उखड़कर कहीं नई जगह जमाना आसान नहीं होता। सोनू मोनू को आपकी हमसे ज़्यादा ज़रूरत है। उन्हें वहाँ बार बार अकेला छोड़कर आप यहाँ मत आया करिए। समय बड़ा बलवान होता है। हमने भी अब रवि के बिना जीना सीख लिया है। रात को खाने की मेज़ पर जेठ जी ने पूछा, रवि के बीमे के 1 लाख रुपए मिल गए होंगे, क्या किया उनका? 50-50 हज़ार रीना और टीना के नाम बैंक में फ़िक्स करा दिए हैं। घर का खर्चा अपनी तनख्वाह से चलाने का प्रयास करूंगी, मैंने कहा। अरे बैंक में कुछ नहीं मिलता, अब तो इंटरेस्ट और भी कम कर दिया है। यदि उस पैसे को कहीं सही जगह ब्याज पर चढ़ा दिया जाए तो 3% ब्याज तो आराम से मिल जाएगा। तुम चाहो तो मुझे दे दो। मेरा एक दोस्त व्यापार बढ़ाने के लिए बाजार से ब्याज पर पैसा लेने की सोच रहा है। विश्वास का आदमी है, पैसा मारे जाने का भी डर नहीं है। वह हर महीने जो 3% ब्याज देगा वह मैं तुम्हें भेज दिया करूँगा, भाई साहब ने कहा। मगर अब तो मैं फ़िक्स करा चुकी हूँ, तो मैं एक दिन और रुक जाता हूँ। कैंसिल कराकर मुझे दे दो, बच्चियों के काम आएगा। वैसे भी रीना 15 वर्ष की तो हो ही गई है। इस वर्ष 10th पास कर लेगी। 2-3 वर्ष में अच्छा लड़का देखकर इसकी शादी कर देंगे तो एक बोझ कम होगा, फिर बस टीना रह जाएगी। भाई साहब मैं रीना टीना को बोझ नहीं समझती और ना ही जल्दी शादी करने के पक्ष में हूँ। दोनों ही पढ़ने में बहुत अच्छी हैं। रीना को टीचिंग में रुचि है, उसे कम से कम एमए तो कराना ही है। आज के समय में लड़कियों में भी आत्मनिर्भर होने की क्षमता होना बहुत ज़रूरी है, मैंने कहा। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, फिर भी समय पर सही मैच मिल जाए तो पढ़ाई पूरी करने के चक्कर में शादी को टालना नहीं चाहिए। पढ़ाई तो शादी के बाद भी हो सकती है, भाई साहब बोले। शादी के बाद कोई नहीं पढ़ाता। बीए सेकेंड ईयर के बाद मेरी भी शादी कर दी गई थी। सब ने कहा था शादी के बाद 3rd ईयर कर लेना, लेकिन किसी ने नहीं करने दिया। यदि आज मैं ग्रेजुएट होती तो इनके ऑफिस में मुझे यह छोटी सी नौकरी नहीं करनी पड़ती।
फिर भी इस नौकरी से बड़ा सहारा मिला है। रहने को अपना यह छोटा सा फ्लैट भी है, वरना मैं क्या करती। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि आजकल बैंक में रुपए जमा करना बेवकूफ़ी है। मुझे दे दो, मैं ब्याज पर उठवा दूँगा। अधिक ब्याज के लालच में पड़कर कहीं मूल भी ना डूब जाए। मैं कोई भी खतरा मोल नहीं लेना चाहती। बैंक में भले ही ब्याज कम मिलेगा, किंतु धन तो सुरक्षित रहेगा। बैंकों में भी धन कहाँ सुरक्षित है? समाचार पत्रों में बैंक घोटालों के समाचार नहीं पढ़े क्या? भाई साहब ने कहा। पढ़े हैं, तभी तो ब्याज दर अच्छी होने के उपरांत भी मैंने इन कोऑपरेटिव बैंकों में धन नहीं डाला, राष्ट्रीयकृत बैंकों में धन डाला है, मैंने जवाब दिया। जहाँ धन देने को कह रहा हूँ वहाँ भी सुरक्षित रहेंगे, मैं गारंटी लेता हूँ। तुम्हें मुझ पर तो विश्वास है ना? पूछने को दिल करता है कि आपकी गारंटी कौन लेगा? आप पर ही तो विश्वास नहीं है, किंतु यह कह नहीं पाई। कहना पड़ा, आप पर तो विश्वास है, पर अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं है। मुझे माफ़ करें भाई साहब, मैं अभी एफडी कैंसिल नहीं कर सकती। माँ, आप किरण को क्यों नहीं समझाती? मैं इस परिवार का शुभचिंतक हूँ, इनके भले की बात कह रहा हूँ। भाई साहब अपनी जिद पे अड़े थे। देख बेटा, यह इसका व्यक्तिगत मामला है और अपना भला बुरा यह समझती है। मैं इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहती, मम्मी जी ने कहा। मैं भी अब और बहस के मूड में नहीं थी, इसलिए वहाँ से उठ आई, किंतु मन खिन्न हो गया था। बच्चों की वजह से मन की पीड़ा छिपाकर मुस्काने का अथक प्रयास करती रहती हूँ, किंतु लोगों को यह भी मंजूर नहीं है। अनाहूत से ये भाई साहब शुभचिंतक होने का ढोंग करते, सुझाव का टोकरा उठाए न जाने क्यों बार बार आकर यादों की झील में कंकड़ी फेंक जाते हैं। उनकी असलियत मुझसे छिपी नहीं है। उन्हें न जाने कब रेस कोर्स में पैसा लगाने का चस्का लग गया था और इसी शौक ने उन्हें बर्बाद कर डाला। उन्होंने जगह जगह से 10% ब्याज का लालच देकर हजारों रुपयों का कर्जा ले रखा था, जिसे न लौटाने पर लोग उनकी जान के पीछे पड़ गए थे। नौकरी भी जाते जाते बची थी। उसी समय वे अपना दुखड़ा रोकर 10,000 रुपये रवि से भी उधार ले गए थे, जो आज तक वापस नहीं किए। कर्जदाताओं से परेशान होकर वह अपनी पत्नी को पीहर से 1 लाख रुपए लाने के लिए यातनाएं देने लगे थे। उनकी पत्नी ने साफ मना कर दिया था कि मैं रिटायर्ड पिता से उनके जीने का सहारा नहीं छीन सकती। पति द्वारा प्रदत्त परेशानियों के जंगल में फंसी जेठानी जी ने आत्महत्या के रूप में मुक्ति का मार्ग तलाश लिया था। बच्चों का मोह भी उन्हें नहीं रोक पाया था। इन भूली बिसरी बातों की याद आने से मेरे मन में नफ़रतों के कैक्टस फिर उगने लगे हैं। मैं समझ गई हूँ कि उनका यूँ बार बार आना भाई के परिवार से मोह नहीं है। इस संकट के समय में भी विश्वासों की आड़ लेकर वह छलने ही आए हैं। मुझे किसी साजिश की बू आने लगी है। किसी तरह उनके आने पर रोक लगानी होगी, पर कैसे? मैं मम्मी जी के पास जाने को अपने कमरे से बाहर निकली ही थी कि भाई साहब की आवाज़ सुनकर वही ठिठक कर खड़ी हो गई। वह धीमी आवाज़ में कह रहे थे, माँ, मैं देख रहा हूँ कि इधर किरण में बहुत बदलाव आया है, बहुत चालाक हो गई है। काम पर तो जाती ही है, कभी कोई भाग गया तो हो सकता है आगे पीछे शादी भी कर ले। फिर तुम्हारा क्या होगा? रवि के रुपए पर कुछ हक तो तुम्हारा भी है माँ। कुछ रुपए तुम्हें अपने नाम भी करा लेने चाहिए थे, भाई साहब कह रहे थे। क्यों? क्या मेरे प्रति सारा फर्ज रवि का ही था? तेरा कुछ भी नहीं है? क्या मैं तेरी माँ नहीं हूँ? यदि उसने दूसरी शादी कर भी ली तो तेरे पास आकर रह लूँगी। तू मुझे रखेगा ना? मम्मी जी ने कहा। यह भी कोई पूछने की बात है? पर मैं तो कुछ और कहना चाह रहा था, लेकिन आप समझ नहीं पा रही। माँ, मैं सोच रहा था कि आगे पीछे दूसरी शादी तो मुझको भी करनी ही है। यदि किरण तैयार हो जाए तो उससे भी तो हो सकती है। मेरे बच्चों को माँ मिल जाएगी, रीना टीना को बाप मिल जाएगा और घर की इज्जत घर में रहेगी। आप तो जैसे रह रही हैं वैसे ही रहती रहेंगी। आज तो तूने अपने मन की बात मुझसे कह ली, पर आगे से मत कहना।
किरण के बारे में कभी ऐसा सोचना भी नहीं। ऐसा कभी नहीं होगा। अपनी पत्नी को तो चैन से जीने नहीं दिया। मैं अब किरण की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। मम्मी जी बोली। तुम मेरी माँ हो कि दुश्मन? तुम्हें मेरी जरा भी चिंता नहीं है? पराए घर से आई बहू की इतनी चिंता है? मेरी पत्नी को मरे 3 साल हो गए, लेकिन तुमने एक बार भी मेरी शादी के बारे में नहीं सोचा। क्या मैं तुम्हारा सौतेला बेटा हूँ? तेरी शादी करके मैं किसी की ज़िंदगी खराब नहीं करना चाहती। भले ही तू कोर्ट से छूट गया है, पर मैं अभी तुम्हें बहू का हत्यारा मानती हूँ। भले ही तूने हत्या नहीं की, किंतु तेरे जुल्मों ने उसे आत्महत्या की राह पर खड़ा अवश्य कर दिया था। मम्मी जी बोली। माँ बस चुप करो। किरण सुनेगी तो मेरे बारे में क्या सोचेगी? मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारे मन में मेरे लिए इतना जहर भरा है। मैं भी पागल हूँ जो अपना काम धंधा और बच्चों को छोड़कर बार बार यहाँ तुम सबकी हालचाल जानने के लिए भाग कर आता हूँ। आगे से मत आना। हालचाल जानने की इच्छा हो तो फ़ोन कर लेना, मम्मी जी ने कहा। भाई साहब की बातें सुनकर मैं अवाक खड़ी रह गई। उनके मन में पक रही इस खिचड़ी का अंदाज़ा तो मुझे सपने में भी नहीं था। मैं तो बस यही अंदाज़ा लगा पाई थी कि उनकी नीयत धन हड़पने की है, पर वह तो बहुत दूर की सोच रहे हैं। अच्छा है उनकी असलियत में जान गई हूँ। मम्मी जी के प्रति दिल श्रद्धा से भर उठा। कभी वह भी एक जिम्मेवारी लगती थी, पर अब उनकी उपस्थिति जेठ की तपती दोपहर में बरगद की छाँव जैसी है। भगवान उन्हें लंबी उम्र दें। भाई साहब को उनकी औकात तो मम्मी जी बता ही चुकी थी। मैंने भाई साहब या मम्मी जी को इसका आभास भी नहीं होने दिया कि मैं उनकी बातें सुन चुकी हूँ। मैं चुपचाप उल्टे पांव अपने कमरे में लौट आई। तो यह थी कहानी शुभचिंतक। आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।